24 साल, लगातार 24 साल तक एक ही लीडर ने उड़ीसा पर राज किया। Patnaik's mild mannerisms belie a politician who is known to have a killer political instinct, ruthlessly dismissing as many as 44 ministers in 17 years at the whiff of a controversy. He dismissed 38 government officials in the past 2 months alone. ना कोई बड़ा स्कैम, ना कोई मास प्रोटेस्ट और ना ही कोई क्लियर एंटी इनकम्बेंसी वेव। नाम पता है क्या है? नवीन पटनायक। Is politics your profession or is it your occupation? I'd consider it my full-time profession or occupation, whatever you may choose. एक ऐसा लीडर जिसने उड़ीसा की पूरी तस्वीर बदल के रख दी। नवीन बाबू पिछले 24 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आज इतनी भीड़ से लगता है कि लोग अभी भी इनको मुख्यमंत्री मानते हैं। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसे अपनी पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन के लोग भी रिस्पेक्ट करते थे। वो नवीन बाबू आज खुद नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में पहुंचे। ना सिर्फ पहुंचे बल्कि पूरे सम्मान के साथ उसी मंच पर बीजेपी नेताओं के बीच बैठ। चुनाव में चाहे जो खिंचाव रहा, लेकिन आज बीजेपी का हर नेता उनके सम्मान में खड़ा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जब आए तो धर्मेंद्र प्रधान ने उन्हें बताया कि नवीन बाबू आ चुके हैं। इस पर राजनाथ सिंह लगभग दौड़ते हुए नवीन बाबू से मिलने पहुंचे। शपथ लेने से पहले नए सीएम मोहन चरण मांझी भी दूसरे नेताओं की तरह नवीन पटनायक से भी उसी आदर से मिले। नवीन पटनायक ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर भी अचानक 2024 में सब कुछ खत्म हो गया। 24 साल की डोमिनेंस के बाद वो इलेक्शन हार गए। नवीन पटनायक के 24 साल के शासन के बाद पहली बार उड़ीसा को बीजेपी की सरकार और बीजेपी का सीएम मिला है। तो अब सवाल उठता है, क्यों? अगर काम इतना स्ट्रांग था, लोगों को स्कीम से इतना फायदा मिल रहा था, अगर सरकार अच्छी चल रही थी, तो फिर नवीन पटनायक हारे क्यों? क्या उड़ीसा के लोग अचानक से उनसे नाराज हो गए थे? क्या वो किसी बड़े स्कैंडल में फंस चुके थे? क्या उन पर करप्शन के कोई आरोप लग चुके थे? या फिर वो किसी पॉलिटिकल साजिश के शिकार हो चुके थे? या फिर असली कारण कुछ और ही था? Chief Minister Naveen Patnaik's video surfaced. Look closely. This has triggered a showdown and a controversy. In this video, Patnaik's close aide V.K. Pandian, a bureaucrat earlier, now a neta. क्या उनकी पॉलिटिक्स धीरे धीरे आउटडेटेड हो चुकी थी? क्या उनका अपना मॉडल ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था? देखिए, ये वीडियो ये डिसाइड करने के लिए बिल्कुल नहीं है कि नवीन पटनायक के साथ सही हुआ या गलत हुआ। ये वीडियो सिर्फ ये समझने के लिए है कि एक ऐसा लीडर जो एक समय सिर्फ अपने स्टेट में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अपने काम के लिए जाना जाता था, हर कोई उन्हें रिस्पेक्ट करता था, वो नेता आखिर ऐसी हार तक कैसे पहुंच गया? आइए इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये समझने से पहले कि कैसे उड़ीसा की पूरी दिशा बदलने वाले नवीन पटनायक की राजनीति का अंत हो गया, हमें इस बात को समझना जरूरी है कि उड़ीसा की स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी और नवीन पटनायक का एंट्री पॉइंट क्या था पॉलिटिक्स में। नवीन पटनायक का जन्म 1946 में हुआ था। उनके पिता बीजू पटनायक उड़ीसा के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स में से एक थे, लेकिन नवीन पटनायक की अर्ली लाइफ उड़ीसा की ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स से लगभग डिस्कनेक्टेड थी। नवीन पटनायक ने अपना ज्यादातर समय दिल्ली और फॉरेन कंट्रीज में बिताया। उनकी पढ़ाई इलीट इंस्टीट्यूशंस में हुई थी। उन्होंने उड़िया हिस्ट्री, आर्ट और हेरिटेज पर बुक्स लिखी थी। राजनीति उनके लिए कोई नेचुरल करियर ऑप्शन नहीं था। वो रैलीज, नारेबाजी, कास्ट पॉलिटिक्स या फिर स्ट्रीट लेवल मोबिलाइजेशन में ट्रेन नहीं थे। इसके बिल्कुल विपरीत उनका नेचर शांत और रिजर्व्ड था। पब्लिक स्पीकिंग उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी और मास पॉलिटिक्स के दाव पेच उन्होंने कभी सीखे ही नहीं थे। इस पूरे बैकग्राउंड को समझना जरूरी इसलिए था क्योंकि नवीन पटनायक का राइज किसी प्लान्ड पॉलिटिकल ग्रूमिंग का रिजल्ट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पॉलिटिक्स में आ गए। पर कैसे? देखिए, 1990s का उड़ीसा गवर्नेंस के मामले में ऑलमोस्ट कोलैप्स की सिचुएशन में था। स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती थी। कर्जा इतना ज्यादा था कि विकास कार्यों के लिए भाई पैसा ही नहीं बचता था और पॉवर्टी रेट लगभग 45 to 47% के बीच में थी, जो उस समय देश के सबसे खराब फिगर्स में से एक थी। इवन उड़ीसा का केबीके रीजन यानी कि कालाहांडी, बालनगीर और कोरापुट रीजन, इस टाइप के एरियाज ऑफिशियली भुखमरी वाले बन चुके थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था। हेल्थ और एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, और इन सब के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन आईसीयू में लेटा हुआ था। और इन सब के ना कई सारे रीजन थे। एक तो उस समय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उड़ीसा में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। 1990s में कई सरकारें आए और चली गई। कभी कोएलिशन गिर जाता, कभी चीफ मिनिस्टर बदल जाता, कभी दिल्ली से सिग्नल आता और सरकार गिर जाती। और इसी वजह से लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स
कंसिस्टेंटली कंटिन्यू नहीं हो पाए। इसके बाद दूसरा रीजन था उड़ीसा में करप्शन का बहुत ज्यादा होना। सिर्फ लीडर्स ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी। इसी कारण से पब्लिक का सिस्टम पर से भरोसा लगभग खत्म हो चुका था उस समय। इसी फेज में 1997 में नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक, जो उस समय उड़ीसा के सीएम थे, उनकी डेथ हो जाती है। उस समय वो जनता दल के लीडर थे, लेकिन यह समझना जरूरी है कि 1990s के टाइम पर जनता दल खुद एक स्टेबल पार्टी नहीं थी। पार्टी अंदर से टूट रही थी। नेशनल लेवल पर जनता दल कई हिस्सों में बंट चुकी थी। स्टेट लेवल पर भी लीडरशिप और कंट्रोल के लिए कंफ्यूजन चल रहा था। बीजू पटनायक की मृत्यु के बाद उड़ीसा में जनता दल के अंदर एक क्लियर पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है और इसी सिचुएशन में नवीन पटनायक ने जनता दल के अंदर रहकर अपने पॉलिटिकल करियर को चलाना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपने पिता की पार्टी को अपनाने की बजाय 1997 में जनता दल से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था बीजू जनता दल। और इसका रीजन ये था कि नवीन पटनायक जनता दल के अंदर चल रही इंटरनल पॉलिटिक्स और इनस्टेबिलिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उनका फोकस एक ऐसी पार्टी बनाना था जो सिर्फ उड़ीसा पर सेंटर्ड हो, जहां डिसीजन मेकिंग दिल्ली या फिर नेशनल पॉलिटिक्स से कंट्रोल में ना हो। बीजू जनता दल नाम की इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव था बीजू पटनायक की लेगेसी को प्रिजर्व करना और उड़ीसा के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाना। और इसी एनवायरनमेंट में 2000 के उड़ीसा असेंबली इलेक्शंस हो जाते हैं। नवीन पटनायक का कैंपेन किसी मास मोबिलाइजेशन पर बेस नहीं था। उनका पूरा कैंपेन स्टेबिलिटी और ऑर्डर पर बेस था। वो खुद को एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे, ना कि किसी कैरिज्मेटिक मास लीडर के रूप में। वोटर्स ने उन्हें इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो एक इमोशनल स्पीच दे रहे थे, बल्कि इसलिए किया कि लोगों को लगा कि ये आदमी बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर में आए उड़ीसा की दिशा को संभाल सकता है। एंड गेस व्हाट, 2000 के इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं और नवीन पटनायक बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाते हैं और इस तरीके से नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, जिसके बाद उड़ीसा की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस दोनों एक नई डायरेक्शन में बढ़ती है। साल 2000 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद नवीन पटनायक के सामने कोई ग्लैमरस स्टेट नहीं था। उनके पास एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट स्टेट था। सरकार के पास पैसे नहीं थे, सिस्टम वीक था और लोगों का भरोसा बिल्कुल टूटा हुआ था। पर नवीन पटनायक ने धीरे धीरे कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जिन्होंने आज उड़ीसा को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम था स्टेट के फाइनेंसेस को संभालना। 2000 के आसपास ना उड़ीसा की सिचुएशन ये थी कि सरकार जो पैसा कमा रही थी उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सैलरीज, पेंशन और पुराने लोन्स को चुकाने में चला जाता था। डेवलपमेंट के लिए पैसे लगभग बचते ही नहीं थे। रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन जैसे काम तब हो पाते थे जब नया कर्जा लिया जाता। अब इस कंडीशन में ना वेलफेयर एक्सपेंड हो सकता था और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता था। अब ऐसी सिचुएशन में नवीन पटनायक ने कोई शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के लिए बड़ा या फ्लैशी डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने खर्च पर कंट्रोल लगाया। जितने भी नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस थे ना, उनको रोका गया। लॉस में चल रही सरकारी कंपनीज को सुधारने के लिए प्रोसेस चालू किए गए। पावर सेक्टर, जो उड़ीसा के लिए सालों से एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम बना हुआ था, उसमें धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाए गए। बिजली के लॉसेस को कम करने और सब्सिडी के बर्डन को कंट्रोल करने, इसके ऊपर फोकस किया गया। इन डिसीजंस का तुरंत पॉलिटिकल फायदा नहीं दिखाई दिया। जो हेडलाइंस थी ना, ये सब चीजें उसमें भी नहीं आती थी, पर कुछ सालों के बाद इसका रिजल्ट सबके सामने आने लगा। सरकार का इंटरेस्ट बर्डन कम होने लगा, कर्ज का प्रेशर धीरे धीरे नीचे आने लगा। फिर लेट 2000s के बाद ना उड़ीसा की डेट टू जीएसडीपी रेशो लगातार गिरती रही। 2010s तक आते आते उड़ीसा उन गिने चुने स्टेट्स में आ चुका था जहां ये रेशो 25% से नीचे आ चुका था। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि इसी फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से आगे चलकर लार्ज स्केल वेलफेयर स्कीम्स उनका चल पाना ना पॉसिबल हो पाया। फाइनेंस के साथ साथ नवीन पटनायक ने गवर्नेंस का तरीका भी बदल दिया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को काम करने का स्पेस दिया। ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स, इनको बिना वजह बार बार चेंज नहीं किया गया। ऑफिसर्स को काम करने के लिए टाइम दिया गया। इससे एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी आई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिपार्टमेंट्स वो ज्यादा स्मूथली काम करने लगे और फाइल्स अटकने की बजाय ना आगे बढ़ने लगी। इस पीरियड में उड़ीसा ने एक और बहुत बड़ा लेसन सीखा और वो था डिजास्टर मैनेजमेंट का। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद ये क्लियर हो चुका था कि अगर डिजास्टर को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो उड़ीसा हर कुछ साल में फिर से जीरो पर आ जाएगा। नवीन पटनायक की सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट को कोर गवर्नेंस प्रायोरिटी बनाया। ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसको स्ट्रॉन्ग किया गया।
अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंप्रूव किया गया, साइक्लोन शेल्टर्स का एक वाइड नेटवर्क बनाया गया, इवैक्यूएशन का एक फिक्स सिस्टम डेवलप किया गया। और इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है ना, वो 2013 में दिखाई दिया। 2013 में साइक्लोन फिलैन आया था और उस टाइम पे 10 लाख से ज्यादा लोगों को सेफ जगहों पर शिफ्ट किया गया था। इस टाइम पे डेथ्स लिमिटेड थी, जबकि 1999 में ये जो संख्या थी मरने वालों की, वो हजारों में थी। ये सब करने से लोगों का भरोसा वापस आया। लोगों को लगा कि क्राइसिस के टाइम पर सरकार काम कर सकती है। जब स्टेट के फाइनेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े से स्टेबल होने लगे, तब नवीन पटनायक ने वेलफेयर डिलीवरी को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। ये एक साथ नहीं हुआ, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होता चला गया। सबसे पहला फोकस फूड सिक्योरिटी पर लाया गया। उड़ीसा के कई इलाके ऐसे थे जो सालों से भूख और फूड इनसिक्योरिटी से जुड़े हुए थे। सरकार ने सब्सिडाइज चावल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड किया। पुअर फैमिलीज को हर महीने फिक्स्ड क्वांटिटी में चावल मिलना शुरू हो गया। शहरी एरियाज में आहार स्कीम को लॉन्च किया और इसके थ्रू सस्ते दाम पर पका हुआ खाना लोगों को मिलना शुरू हो चुका था। अब इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि स्टारवेशन से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स थी वो काफी हद तक कम होती चली गई। हेल्थ केयर में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना लॉन्च की गई और इस स्कीम का सिंपल गोल एक था, लोगों को फ्री और कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके। इस स्कीम में केवल बीपीएल नहीं बल्कि ज्यादा लोग कवर हुए थे। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों को इस सिस्टम के साथ जोड़ा गया था। धीरे धीरे ये स्कीम ओडिशा के वेलफेयर मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बन चुकी थी। पेंशन सिस्टम को भी बेटर बनाया गया। मधु बाबू पेंशन योजना, इसके थ्रू बुजुर्ग, विधवा और डिसेबल्ड लोगों को रेगुलर पैसा मिलना शुरू हो चुका था। गांव के लेवल पर ना ये छोटी मदद थी, पर रेगुलर इनकम लोगों के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। विमेन एम्पावरमेंट नवीन पटनायक के मॉडल का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा बना रहा। 2001 में मिशन शक्ति शुरू की गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट दिया गया। महिलाओं को लोन, ट्रेनिंग और मार्केट तक पहुंच दे दी गई। टाइम के साथ साथ मिशन शक्ति के अंडर 6 लाख से ज्यादा एसएचजीज बने और 70 लाख से ज्यादा महिलाएं इस नेटवर्क का हिस्सा बनी। गांव के घरों में डिसीजन मेकिंग का रोल धीरे धीरे बदला। किसानों के लिए कालिया स्कीम को लॉन्च किया गया। ये लोन माफी जैसी स्कीम नहीं थी। ये जो स्कीम थी, ये लोन माफी जैसी स्कीम नहीं थी, ये डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम थी। इससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को हर साल थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती रही और फार्मिंग के रिस्क थोड़े कम होते गए। उधर से रूरल कनेक्टिविटी के ऊपर भी बहुत काम किया गया। लैक्मी जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम्स के थ्रू ग्राम पंचायतों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ा गया। इससे लोगों को हॉस्पिटल्स, स्कूल, सरकारी ऑफिसेस तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। जब ओडिशा की बेसिक कंडीशन सुधरने लगी, तब नवीन पटनायक ने स्टेट की पहचान को नेशनल और ग्लोबल लेवल पर बिल्ड करना शुरू किया। स्पोर्ट्स, खासकर हॉकी, इसका एक प्राइम एग्जाम्पल बना। ओडिशा ने इंटरनेशनल हॉकी इवेंट्स को सपोर्ट करना शुरू किया और टीम्स को स्पॉन्सर किया। धीरे धीरे हॉकी ओडिशा की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई और इससे ओडिशा की सॉफ्ट पावर भी बिल्ड होने लगी। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ओडिशा की पॉलिटिक्स भी चेंज होती रही। फिर 2009 आया। 2009 के बाद नवीन पटनायक अपनी पार्टी को और ज्यादा इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल डायरेक्शन में ले जाने लगे। स्टेट पॉलिटिक्स में कंपटीशन बना रहा। बीजेडी के साथ बीजेपी भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभर रही थी। इलेक्शंस में जो फोकस था ना, वो गवर्नेंस, वेलफेयर डिलीवरी और लीडरशिप पर बनने लगा। वोटर्स कंपेयर करने लगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा इफेक्टिव है। मिड 2000s तक ओडिशा की इमेज पूरी तरीके से बदल चुकी थी। जो स्टेट पहले भूख, डिजास्टर और कर्ज के लिए जाना जाता था, वो स्टेट अब डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, स्टेबल फाइनेंसेस और वेलफेयर डिलीवरी के लिए जाना जा रहा था। पॉवर्टी नंबर्स काफी नीचे आ चुके थे। ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज के आसपास था या कभी कभी तो उससे ऊपर रहने लगा था। इस स्टेज पर नवीन पटनायक का मॉडल अपने पीक पर था। स्टेट फाइनेंसेस स्टेबल थे, वेलफेयर स्कीम्स ग्राउंड पर डिलीवर हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी और करप्शन का नैरेटिव वीक हो चुका था। नवीन पटनायक सिर्फ वोटर्स के बीच ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल सर्कल्स में भी एक रिस्पेक्टेड लीडर बन चुके थे। और इस पॉइंट के बाद ना कुछ ऐसा होने लगा जिसने धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग मॉडल को ना सिर्फ चैलेंज किया बल्कि नवीन पटनायक की राजनीति का अंत ही कर दिया। देखिए, जब किसी लीडर का मॉडल अपने पीक पर होता है तब अक्सर ये मान लिया जाता है कि उसका डाउनफॉल तब आएगा जब कोई बड़ा स्कैम हो जाएगा या फिर कोई मैसिव बड़ी गलती हो जाएगी। नवीन पटनायक के केस में ऐसा नहीं हुआ।
उनकी राजनीति का अंत किसी एक घोटाले, किसी एक पॉलिसी फेलियर या किसी एक इलेक्शन मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ। ये एक स्लो प्रोसेस था जिसमें कई छोटी छोटी वीकनेसेस एक साथ जमा होती गई और जब इलेक्शन आया तब वो एक साथ फूट पड़ी। 2010 के दशक के बीच में उड़ीसा में एक नया फेज शुरू होता है। वेलफेयर स्कीम्स चल रही थी, पैसा आ रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी, लेकिन पॉलिटिक्स धीरे धीरे सिस्टम से बाहर जा रही थी। नवीन पटनायक का पूरा मॉडल एफिशिएंसी और डिलीवरी पर बेस्ड था, लेकिन इस मॉडल में एक प्रॉब्लम थी। इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल कम होता जा रहा था और ब्यूरोक्रेसी का रोल बढ़ता जा रहा था। ग्राउंड लेवल पर एमएलए, सरपंच और लोकल लीडर्स को यह महसूस होने लगा था कि उनके पास लोगों के लिए करने की जो पावर होती है वो कम होती जा रही है। पेंशन, राशन, हेल्थ कार्ड सब कुछ डायरेक्ट सिस्टम से आ रहा था। वोटर को फायदा मिल रहा था, लेकिन उस फायदे के लिए उसका नेता जरूरी ही नहीं था अब। और इससे धीरे धीरे वोटर और लोकल पॉलिटिशियंस के बीच का जो कनेक्शन था वो वीक पड़ने लग गया। और इसका एक क्लियर एग्जांपल 2023 में देखने को मिला, जब उड़ीसा के कई सरपंच भुवनेश्वर में प्रोटेस्ट करने आए। उनका कहना था कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और बाकी ऑफिसर्स उनके काम को कंट्रोल कर रहे हैं। पंचायत लेवल के डिसीजंस भी ऑफिसर्स के हाथ में जा रहे हैं। और यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं था, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल था कि रिप्रेजेंटेशन और गवर्नेंस के बीच में बैलेंस बिगड़ रहा है। और इसी बैकग्राउंड में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर उभर कर आता है और वो है वीके पांडियन। वीके पांडियन एक आईएएस ऑफिसर थे जो कि नवीन पटनायक के सबसे ट्रस्टेड एड बन चुके थे। वेलफेयर डिलीवरी, मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट्स का मेजर हिस्सा उनके थ्रू हो रहा था और इस सिस्टम से काम इंप्रूव हो रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 2023 के बाद जब पांडियन एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तब नैरेटिव बदलने लग गया, क्योंकि पब्लिक के बीच में सवाल उठने लगा था कि नवीन पटनायक के बाद आगे का लीडर कौन होगा। नवीन पटनायक ने एक सवाल का कभी भी क्लियरली जवाब नहीं दिया था। उनकी एज बढ़ रही थी, हेल्थ इश्यूज की चर्चा होने लगी थी और पांडियन हर जगह उनके साथ दिखाई दे रहे थे। इससे परसेप्शन बनने लगा कि सत्ता का हस्तांतरण चुपचाप हो रहा है, बिना पब्लिक डिस्कशन के। और यहीं से आइडेंटिटी और बिलोंगिंग का इशू धीरे धीरे सरफेस पर आ गया। उड़ीसा की पॉलिटिक्स कभी भी ट्रेडिशनली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर बेस नहीं रही है, लेकिन अब एक नया एंगल उभरने लगा, क्योंकि पांडियन जो थे ना वो एक उड़िया नहीं थे, वो तमिलनाडु में पैदा हुए थे। इस बात को पहले कभी भी पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया गया था, लेकिन इलेक्शन के करीब आते आते एक टॉकिंग पॉइंट बन गया। बीजेपी ने इस इशू को स्ट्रैटेजिकली यूज किया। बिना डायरेक्ट गवर्नमेंट अटैक के उन्होंने उड़िया अस्मिता का नैरेटिव पुश करना शुरू कर दिया। उड़ीसा का भाषाई इतिहास, गौरव और कल्चरल आइडेंटिटी को हाईलाइट किया जाने लग गया। ये याद दिलाया गया कि कैसे उड़ीसा भारत का पहला लिंग्विस्टिक स्टेट था। और इसके पीछे मैसेज ये था कि लीडरशिप और कंट्रोल उड़ीसा के अपने लोगों के हाथ में रहना चाहिए। और इसी नैरेटिव का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होने लगा। उड़ीसा पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? चुनाव गवर्नेंस वर्सेस आइडेंटिटी के एक्सिस पर शिफ्ट होने लग गया। वेलफेयर स्कीम्स का फायदा लोगों को मिल रहा था, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल घुस गया था कि डिसीजन मेकिंग पावर कहां है और कंट्रोल में कौन है। और इसी दौरान रिलीजियस सिंबलिज्म भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने लग गया। उड़ीसा में जगन्नाथ कल्चर हमेशा से सेंटर में रहा है, लेकिन 2024 के इलेक्शन से पहली बार जगन्नाथ टेम्पल पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गया। उड़ीसा गवर्नमेंट यानी कि नवीन पटनायक की गवर्नमेंट ने जगन्नाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। अर्पण रथ निकाले जाने लगे और कल्चरल आउटरीच को बढ़ा दिया। और इसके रिस्पांस में बीजेपी ने रत्न भंडार चाबी का इशू उठा दिया। जगन्नाथ मंदिर के सबसे पवित्र खजाने से जुड़ी हुई चाबी का मिसिंग होना एक सिंबॉलिक इशू बन गया। एक इमोशनल आर्गुमेंट ये दिया जाने लगा कि अगर सरकार मंदिर के सबसे पवित्र खजाने को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है तो भाई तुम लोगों की सुरक्षा क्या करेगी। और इस पॉइंट के बाद पॉलिटिक्स का फोकस परफॉर्मेंस से हटकर नैरेटिव और इमोशंस पर चला गया। और ये फील्ड नवीन पटनायक का स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था। वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स नहीं करते थे, वो अग्रेसिव कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल नहीं होते थे, वो सिस्टम को बोलने देते थे, खुद कम बोलते थे। और इन सारी चीजों के बीच में एक और चीज क्लियर होने लगी, नवीन पटनायक की हेल्थ। उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस कम हो रही थी, कैंपेन्स में उनकी विजिबिलिटी कम थी, हर जगह पांडियन का प्रेजेंस ज्यादा दिख रहा था। फोटोज, न्यूज और वीडियोस का एक साइलेंट मैसेज जा रहा था कि रियल ऑपरेशनल कंट्रोल शिफ्ट हो चुका है। पार्टी के अंदर भी क्रैक्स दिखने लगे थे। सीनियर बीजू जनता दल लीडर्स को यह लगने लगा था कि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन मेकिंग और एक्सेस सेंट्रलाइज हो गया था पार्टी के अंदर। कुछ लीडर्स बागी हो गए, कुछ इनएक्टिव हो गए और कुछ चुपचाप बीजेपी के कांटेक्ट में आ गए। और इन सारी चीजों के बीच में बीजू जनता दल का पार्लियामेंट के अंदर स्टांस भी कंफ्यूजन को क्रिएट करने लग गया, क्योंकि कई नेशनल इश्यूज ऐसे थे जिसमें बीजेपी और बीजेडी
दोनों का स्टैंड बिल्कुल मिलता जुलता था। और ऐसे में भाई साहब लोगों के सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि अगर दोनों पार्टीज कई मैटर्स पर एग्री करती ही हैं, तो फिर भाई साहब जो पुरानी पार्टी है उसके साथ रहने का एक्स्ट्रा रीजन क्या है। इलेक्शन कैंपेन के लास्ट फेज में बीजेपी ने फुल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ दिखाई, सेंट्रल लीडर्स, क्लियर मैसेजिंग, बूथ लेवल मोबिलाइजेशन और शार्प नैरेटिव्स। बीजू जनता दल के पास गवर्नेंस का रिकॉर्ड तो था, लेकिन एनर्जी और ग्राउंड लेवल का एग्रेशन कम दिख रहा था। और जब 2024 के इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई। वोट शेयर ऑलमोस्ट बराबर था। बीजू जनता दल को लगभग 40.2% वोट मिले थे और बीजेपी को लगभग 40%, लेकिन सीट डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिक था। बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी और बीजेडी बहुत पीछे रह गई थी। लोकसभा में तो बीजू जनता दल एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और इस तरीके से नवीन पटनायक का 24 साल का डोमिनेंस खत्म हो गया। पर देखिए, ये जो एंड था ये किसी फेल्ड लीडर का एंड नहीं था, ये एक ऐसे लीडर का एंड था जिसने स्टेट को बदला। और इसी कारण नवीन पटनायक से बाकी के लीडर्स को सीखना चाहिए। अगर उड़ीसा की सिचुएशन 2000s के आसपास देखी जाए और फिर 2024 के उड़ीसा को देखा जाए तो ये क्लियर हो जाता है कि नवीन पटनायक गवर्नेंस के लेवल पर एक सक्सेस स्टोरी रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे स्टेट को संभाला जो देश के सबसे गरीब, सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए और सबसे ज़्यादा डिजास्टर प्रोन स्टेट में से एक था। और ऐसे स्टेट को धीरे धीरे नवीन पटनायक ने एक फिस्कली डिसिप्लिन्ड और वेलफेयर ड्रिवन मॉडल में बदल दिया। ये बात ना समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि नवीन पटनायक का पॉलिटिकल फॉल करप्शन, पॉलिसी फेलियर या फिर एंटी पीपल गवर्नेंस की वजह से नहीं हुआ। उनके 24 साल के रूल में उन पर पर्सनल करप्शन का कोई बड़ा आरोप नहीं लगा। वेलफेयर स्कीम्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब में उड़ीसा ने बहुत तरक्की की। और इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि क्लीन गवर्नेंस और वेलफेयर डिलीवरी, इन दोनों से इलेक्शन जीता जा सकता है। और नवीन पटनायक ने करके दिखाया था। वो लगातार इलेक्शन जीतते रहे क्योंकि लोगों को फायदा मिल रहा था। लेकिन यहां पर ना दूसरा सच भी सामने आ जाता है। पॉलिटिक्स केवल गवर्नेंस पर नहीं चलती। पॉलिटिक्स में विजिबल लीडरशिप, इमोशनल कनेक्शन और फ्यूचर क्लैरिटी, ये सब भी बहुत ज़रूरी होते हैं। नवीन पटनायक का मॉडल यहाँ पर वीक पड़ जाता है। जैसे जैसे टाइम बदलता है उनका डायरेक्ट पॉलिटिकल एंगेजमेंट कम होने लगता है। डिसीजंस और डिलीवरी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के थ्रू होने लगते हैं। आउटकम्स अच्छे थे पर नीचे बैठे हुए लीडर्स ग्राउंड पे मौजूद ही नहीं थे। और इसके अलावा नवीन पटनायक की एक और बहुत बड़ी गलती रही, वो ये थी कि आइडेंटिटी, कल्चर और सिंबॉलिज्म को लाइटली ले लिया गया। नवीन पटनायक का फोकस डेटा, डिलीवरी और सिस्टम्स पर था, पर पॉलिटिक्स में इमोशंस भी उतने ही पावरफुल होते हैं। जब लीडरशिप अपनी कहानी खुद नहीं बताती तो ओपोनेंट अपनी कहानी बना लेता है। वेलफेयर डेटा स्ट्रांग होने के बावजूद इलेक्शन नैरेटिव का कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से निकल गया। आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नवीन पटनायक की डिफीट फेलियर की वजह से नहीं हुई, पॉलिटिक्स की वजह से हुई। देखो, उन्होंने स्टेट को बदला पर पॉलिटिक्स के कुछ रूल्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। पर बात जो भी हो, आज भले ही नवीन पटनायक पावर में ना हो, लेकिन उनकी इज्जत बिल्कुल कम नहीं हुई। लगभग हर आइडियोलॉजी के लोग उन्हें एक ईमानदार और सीरियस लीडर के रूप में ही रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसी रिस्पेक्ट बहुत ही कम लोगों को मिली है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों ही के थ्रू कर सकते हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।